गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 50C। 50C अप्लाई होता है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है उसको जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो आपको आपकी अग्रीड वैल्यू का 110% लेके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इफ 110% ऑफ agreed value is more than or equal to stamp duty value, then agreed value is your FVOC. And if 110% of agreed value is less than stamp duty value, then stamp duty value is your FVOC. अब अगर आपको ऐसा लगा कि अग्रीड वैल्यू का आपने 110% लिया इन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। अब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू डिटरमाइन की है इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो फिर आप वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू लोगे। एंड अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू एचडीवी से ज़्यादा आया तो एचडीवी लोगे। आपको क्वेश्चन में कभी कभी दो एचडीवी दी होगी, एक रजिस्ट्रेशन के दिन का और एक अग्रीमेंट के दिन का। अग्रीमेंट हमेशा पहले होता है, रजिस्ट्रेशन बाद में। तो अगर आपको दो एचडीवी दी है तो कौन सी एचडीवी आप सिलेक्ट करोगे? तो आंसर इज डिपेंड्स। अगर अग्रीमेंट की डेट या उसके पहले आपको प्रिस्क्राइब मोड से पैसा मिल चुका है तो आप अग्रीमेंट के दिन की देखोगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन। फिर हमने 50CA करके सेक्शन पढ़ा था जो एप्लीकेबल है इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर्स। वहां पे तो बहुत सिंपल, व्हाट विल बी योर एफवीओसी? इट विल बी अग्रीड वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन हमने पढ़ा था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज जब भी बंद होती है तो कंपनी जो भी अपने असेट्स हैं वो किसको दे देगी? शेयर होल्डर को। तो वो टाइम पे कंपनी जो है उसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और शेयर होल्डर जो है वो शेयर सरेंडर कर रहा है इसीलिए उसको टैक्स लगेगा। अब शेयर होल्डर शेयर सरेंडर कर रहा है तो उसको टैक्स दो हेड्स में लग सकता है, एक अदर सोर्सेस क्योंकि कंपनी से आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा, एंड दूसरा शेयर कैपिटल। जितना भी अमाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस, एंड जितना भी अमाउंट आपको बैलेंस मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर कैपिटल गेन्स। फिर हमने कल पढ़ा था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का अगर क्या हो रहा है बोलो? पार्टीशन। तो वो टाइम पे अगर एचयूएफ ने असेट्स किसको दे दिए? मेंबर्स को, तो फिर वो टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। बट जब मेंबर्स असेट ट्रांसफर करेंगे वो टाइम पे मेंबर्स जो उनको टैक्स लग जाएगा। अब मेंबर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? तो इट विल बी, कैन आई से, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। फिर होल्डिंग पीरियड क्या होगा? प्रीवियस ओनर प्लस करंट ओनर दोनों का ऐड करो। और इंडेक्सेशन को लेके दो चीजें थी, एक मेंबर्स को जब से मिला तब से लेके बेचा तब तक, वो आप करोगे तो इसका मतलब आप इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहे हो, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका मतलब आप मंजूला जे शाह फॉलो कर रहे हो। अब फ्रेंड्स हम लोग पहले नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स जो है वो कंप्लीट करते हैं। सेकेंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर जो हम लोगों को पढ़ना है अभी, कल हमने पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पढ़ा था। सेकेंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर जिसके अंदर 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट गिफ्ट। बोलो क्या है पहला पॉइंट? अगर आप कोई भी असेट क्या करते हो? ट्रांसफर, और सामने से आप पैसा लेते नहीं हो तो फिर आपको कैपिटल गेन्स में भी टैक्स नहीं आएगा। सो अगर आप कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहे हो बाय अ वे ऑफ गिफ्ट, आप सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हो, तो फिर आपको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स बना रहा हूं। समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को
एक असेट ट्रांसफर किया, यह असेट की वैल्यू 1 CR थी और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन भी 1 CR ही दिया है। सो अगर असेट की वैल्यू 1 CR है और कंसिडरेशन भी 1 CR है, इसका मतलब मिस्टर ए को एडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रहा है। तो क्या मिस्टर ए को कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा? तो आंसर इज यस। अगर समझो मिस्टर ए ने कोई असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया है जिसकी वैल्यू 1 CR है एंड यहां से कंसिडरेशन आ रहा है 80 लाख का। कंसिडरेशन आ रहा है लेकिन इनएडिक्वेट है। क्या मिस्टर ए को ये केस में भी कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा? तो आंसर इज यस। अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है फिर वो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो या इनएडिक्वेट हो, आपको कैपिटल गेन्स हेड में तो टैक्स लगेगा। बट अगर समझो मिस्टर ए ने असेट ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, यह असेट ट्रांसफर हुआ जिसकी वैल्यू 1 CR है और यहां से कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या मिस्टर ए को कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा? तो आंसर इज नो। व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। अब मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से जो कल मैंने लिखवाया भी है आपको। फर्स्ट केस में तो मिस्टर ए जो है, ये फर्स्ट केस में मिस्टर ए जो है उसका FVOC कितना हो जाएगा? 1 CR, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकेंड केस में मिस्टर ए का FVOC क्या होगा? क्योंकि उसको 1 करोड़ का असेट 80 लाख मिला है, तो व्हाट विल बी हिज FVOC? आंसर इज डिपेंड्स। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी देन एज पर सेक्शन 50C कितना हो जाएगा? 1 करोड़। अगर ये अनकोटेड शेयर्स होंगे देन एज पर सेक्शन वापस से 1 करोड़ एंड इसके अलावा कोई अदर असेट होगा तो 80 लाख। ये लिखा है मैंने कल। सो ये सब हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है अभी? मिस्टर ए। सो अगर मिस्टर ए कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहा है और उसको कंसिडरेशन मिल नहीं रहा है, ये लास्ट केस देखो, तो मिस्टर ए आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स भी नहीं आएगा। अगर कंसिडरेशन है तो टैक्स भी है, फिर भले ही कंसिडरेशन एडिक्वेट हो या इनएडिक्वेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक पॉइंट आगे कि अगर मिस्टर ए ने असेट ट्रांसफर कर दिया, बोलो किसको? एंड कंसिडरेशन में इसको कुछ भी नहीं दिया, तो अब मिस्टर ए को तो टैक्स नहीं लगेगा। बट ऐसा हो सकता है ना कि कल उठ के यही असेट मिस्टर बी मिस्टर सी को बेचे और यहां से क्या आएगा? तो क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा? ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? टैक्स मिस्टर बी को लगेगा कब? जब वो असेट ट्रांसफर करेगा। मिस्टर बी को टैक्स किस तरह से लगेगा? तो इसको जो टैक्स लगेगा ना, दैट इज सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। बोलो क्या है? सेम एज, मतलब मिस्टर बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेगा? मिस्टर ए की। मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? मिस्टर ए से लेके मिस्टर सी तक। मिस्टर बी को इंडेक्सेशन कब से मिलेगा? जब से असेट मिस्टर बी को मिला तब से बेचा तब तक, दैट इज एज पर एक्ट एंड एज पर मंजुला जे शाह, मिस्टर ए से लेके मिस्टर सी तक। आया समझ में? सेकेंड जो पॉइंट है वो है विल।
अब एक एग्जाम्पल लो कि विनायक जो है ही इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2. विनायक ही इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 प्लस विनायक इज ओनर ऑफ छोटा विनायक 1 एंड छोटा विनायक 2. सो ये दो प्रॉपर्टीज का ओनर है प्लस दो बच्चों का ओनर है. अब ध्यान देना, अब विनायक जो है उसने विल बनाया, विल कि जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी 1 चला जाएगा छोटे विनायक 1 को एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 चला जाएगा छोटे विनायक 2 को. अब समझो कि विनायक जो है उसकी डेथ हो जाती है. हाउस प्रॉपर्टी 1 किसको चला गया? छोटे विनायक 1 को. अब तुम समझो प्रॉपर्टी जो है कहीं से वो ट्रांसफर हो रहा है. विनायक है, हाथ से ये प्रॉपर्टी जा रहा है इन द नेम ऑफ हिज सन. तो अब क्या हो रहा है कि इसके जो भी लीगल हायर्स होंगे किसके? विनायक के, उसको हम कोई कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगाएंगे. कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स. अंडरस्टैंड, योर इंटेंशन इज नॉट टू अर्न कैपिटल गेन्स इनकम. पर्सन की डेथ हो गई है तो अभी ऑब्वियसली बात है कि किसी और के नाम पे जाएगा वो असेट. तो अब यहां पे कोई कैपिटल गेन्स में आपको टैक्स लगेगा नहीं. लेकिन अगर मैं यही चीज को एक स्टेप आगे लेके जाऊं कि समझो विनायक के विल के हिसाब से ये असेट किसको चला गया? छोटे विनायक 1 को. एंड फिर इसने कल उठ के यही असेट मिस्टर एक्स को क्या किया? ट्रांसफर. तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? और इधर कैसे टैक्स लगेगा? वापस से सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF. अरे सुन रहे तुम लोग? तुम्हारे लिए गिफ्ट का प्रोविजन एंड विल वाला जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट. अब इसी के अंदर थर्ड पॉइंट आ रहा है. थर्ड पॉइंट इज इररिवोकेबल ट्रस्ट. बोलो क्या है? अब इधर दो वर्ड्स है. पहला वर्ड है ट्रस्ट. ध्यान से समझो, ट्रस्ट जो है ये किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है. एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले तो एक पर्सन होता है जो ट्रस्ट बनाता है. जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेटलर, ऑथर और फाउंडर. क्या बोलते हैं हम उसको? सेटलर, ऑथर और फाउंडर. तो समझो विनायक के पास पैसा बहुत है, पैसों की कमी नहीं है. विनायक के पास एक बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग से महीने का 10 लाख का रेंट आ रहा था. विनायक ने सोचा कि अब ये पैसा अपन थोड़ा सा दान करते. तो विनायक ने बनाया एक ट्रस्ट. अब ये जो पर्सन ट्रस्ट बना रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑथर, फाउंडर और सेटलर. अब एक पर्सन विनायक ने अपॉइंट किया, समझो पाजी को अपॉइंट किया. इसको बोला कि आपको ये ट्रस्ट अभी क्या करना है? मैनेज. जो पर्सन ट्रस्ट मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, अभी डरो मत. ट्रस्टी. सो पाजी जो है वो क्या बन गए? ट्रस्टी बन गए. अब है ना, ये ट्रस्ट बनाई गई है किसी ना किसी पर्पस के लिए. तो समझो विनायक ने जो पर्पस रखा था ये ट्रस्ट का वो था एजुकेशन रिलीफ. मतलब क्या कि अगर समझो कुछ बच्चे जो एजुकेशन परस्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं, तो वो लोग ये ट्रस्ट को अप्रोच कर सकते हैं और ये ट्रस्ट उनको हेल्प करेगा. तो जो अभी ये बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए यू कैन से ये ट्रस्ट के पास आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं बेनिफिशियरीज. क्या बोलते हैं? तो ट्रस्ट के अंदर टोटल
तीन पार्टीज होती है। पहला ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। जो ट्रस्ट बनाता है, जो ट्रस्ट चलाता है और जिसको ट्रस्ट से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले तो अपन यहां पे लिख रहे हैं ट्रस्ट, बराबर। तुम्हें यह समझा ट्रस्ट क्या होता है। अब दूसरा वर्ड आ रहा है इररिवोकेबल। अंडरस्टैंड, इररिवोकेबल कभी ट्रस्ट नहीं होता है। इररिवोकेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट अलग वर्ड है, इररिवोकेबल अलग वर्ड है। इन दोनों को कंबाइन किया, इररिवोकेबल ट्रस्ट लिखा है। व्हाट इज इररिवोकेबल? तो समझो विनायक जो है, मैंने बोला ना उसके पास एक असेट था, कौन सा? बिल्डिंग। विनायक ने ये बिल्डिंग ट्रस्ट को दे दी। विनायक ने ये बिल्डिंग ट्रस्ट को दे दी। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, असेट जा रहा है कहां से कहां पे? विनायक के हाथ से ट्रांसफर हो रहा है और किसको मिल रहा है? विनायक के हाथ से जा रहा है और किसको मिल रहा है? और ट्रस्ट को क्या बोला पता है? कि ट्रस्ट, मैं तुझसे ये असेट कभी भी फ्यूचर में वापस नहीं लूंगा। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, असेट जो है ना, असेट वो जा रहा है एंड ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, दैट इज इररिवोकेबल। इट इज इररिवोकेबल ट्रांसफर। मतलब क्या? वर्ड इररिवोकेबल इज फॉर अ ट्रांसफर। मतलब जो असेट, इररिवोकेबल मतलब समझता है, वापस नहीं लेना, नॉन कैंसलेबल। आपने रिवोक करके वर्ड सुना होगा, रिवोक। रिवोक मतलब क्या होता है? कैंसल कर देना, ये है इररिवोकेबल। तो आज मिस्टर विनायक असेट दे रहा है किसको? और जो ट्रांजैक्शन है दैट इज इररिवोकेबल। मतलब अब विनायक कभी भी असेट ट्रस्ट से वापस नहीं लेगा, तो उसको हम बोल रहे हैं इररिवोकेबल। और दे किसको रहा है? तो ट्रांसफरी। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, व्हाट इज इररिवोकेबल? इररिवोकेबल इज अ ट्रांसफर एंड ट्रस्ट इज ट्रांसफरी। अरे सुन रहा है क्या? सो इररिवोकेबल ट्रस्ट। विनायक, अगर आप कोई भी असेट दोगे किसको? ट्रस्ट को, एंड ट्रांजैक्शन इज, हम आपको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स नहीं लगाएंगे। हम आपको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स नहीं लगाएंगे। सो नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। बट तुम समझो, कल उठ के अगर ट्रस्ट ने यही असेट बेचा तो टैक्स लगेगा। अब ट्रस्ट को किस तरह से टैक्स लगता है ना, उसके थोड़े से रूल्स अलग है, बट जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप फाइनल में पढ़ोगे। थोड़े रूल्स ही अलग है वहां पे। आया समझ में? आया? अपन ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए अभी। पहला गिफ्ट, सेकंड एंड तीसरा। अब एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है यहां पे। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ अंडर गिफ्ट, विल और टू एन इररिवोकेबल ट्रस्ट, वो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर है। इधर है ना, ये वर्ड्स ऐड किए हैं क्या? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मतलब दिस प्रोविजन अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ, मतलब अगर एक इंडिविजुअल गिफ्ट देगा या फिर एचयूएफ गिफ्ट देगा तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होता है। लास्ट ईयर तक सिर्फ प्रोविजन था गिफ्ट, विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट। कौन गिफ्ट दे रहा है दैट वाज नॉट रेलेवेंट, बट अब से वो रेलेवेंट हो चुका है। और इधर जो नीचे टैक्सेशन ऑफ ईसॉप दिया है, ये पूरा प्रोविजन उन्होंने हटा दिया है। सो आपको इतना ही प्रोविजन पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने यहां पे कवर किया है। आया समझ में? रुक जाओ, अब और 2 नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स अपन डिस्कस करते हैं। कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहा है कौन? होल्डिंग कंपनी। किसको? या फिर मतलब सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। तो सिंपल है, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? किसको? या फिर किसी को भी, जो कौन है? होल्डिंग कंपनी। अब ये इसको और इसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। होल्डिंग ने सब्सिडरी को असेट दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, तो अभी हम कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन कल उठ के अगर सब्सिडरी ने बेचा तो बोलो,
और इधर होल्डिंग ने बेचा तो कैसे लगेगा? सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। अरे सुना क्या? अच्छा, अभी मैंने बोला होल्डिंग ने सब्सिडरी को असेट दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को असेट दिया, इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। अब उसके अंदर पहला पॉइंट आ रहा है कि ये नॉन टैक्सेबल है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या? होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स होने चाहिए ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। ये समझ में आ रहा है? एंड सेकेंडली ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी मतलब जिसको असेट मिल रहा है वो कौन होना चाहिए? इंडियन कंपनी होना चाहिए। समझा कि नहीं? सो असेट किसने किसको दिया? होल्डिंग ने या फिर सब्सिडरी ने? इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, बट प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला 100% सब्सिडरी एंड सेकेंड ट्रांसफर इज इंडियन कंपनी। अरे सुना तुमने? नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स। अब थोड़ा सा इधर चेंज आएगा, समझना। समझो एक पर्सन है, उसके पास असेट्स है। क्या है असेट्स में? नंबर 1 या फिर तो आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, या आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स है, या आपने किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया और उसने सर्टिफिकेट दिया, तो आपके पास ये असेट्स है। अभी समझो आपने एक कंपनी का डिबेंचर खरीदा था। डिबेंचर 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपीज का। कितने का डिबेंचर था? 100 रुपीज का डिबेंचर था। एक डिबेंचर था 100 रुपीज का। अब ये कंपनी आपको बोल रही है कि ये डिबेंचर अब वापस दे दो, हम आपको बदले में 2 इक्विटी शेयर्स दे रहे। 2 इक्विटी शेयर्स होता है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर, सुना है आप लोगों ने? तो समझो आपके हाथ से क्या जा रहा है अभी? बॉन्ड्स, डिबेंचर या सर्टिफिकेट। बदले में क्या मिल रहा है? या तो शेयर्स या तो डिबेंचर्स, या तो अब तुम समझो तुमने ये डिबेंचर जो खरीदा था, कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। तुम्हें 2 इक्विटी शेयर्स मिले, तुम्हारे हाथ से डिबेंचर ले लिया, एंड नाउ दिस डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड यू आर रिसीविंग 2 इक्विटी शेयर्स। दोनों इक्विटी शेयर्स का मिला के मार्केट वैल्यू इज 180। आपको हुआ फायदा? हुआ कितने का फायदा हुआ है? लाउडर? 80 का फायदा हुआ। अभी हम ये पर्सन को टैक्स नहीं लगाएंगे, इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। सो अगर आपके हाथ से बॉन्ड्स जा रहे, डिबेंचर्स जा रहे या डिपॉजिट, और बदले में हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, तो टैक्स कब लगेगा? जब इक्विटी शेयर्स बेचोगे तब। अच्छा सर, अगर हमने इक्विटी शेयर बेचे और दोनों इक्विटी शेयर समझो 400 में बेचे, तो वो टाइम पे योर एफईओसी इज हाउ मच? 400 रुपया। अब क्वेश्चन आता है क्या? कॉस्ट क्या? तो अब ध्यान से सुनो, हमने जब पार्टीशन ऑफ HUF पढ़ा था, उधर क्या हुआ था? HUF के हाथ से असेट मेंबर के पास गया था, तो मेंबर ने कॉस्ट किसकी ली थी? प्रीवियस ओनर की। उधर है ना, उधर असेट चेंज हो रहा, असेट सेम था, ओनर चेंज हो रहा था। यहां पे ओनर सेम है, असेट चेंज हो रहा है, तो हम न्यू असेट की कॉस्ट क्या लेंगे? तो जो ओल्ड असेट की कॉस्ट थी वो दैट इज 100 एंड 300 रुपीज इज योर कैपिटल गेन्स। सर हम ये इक्विटी शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या देखेंगे? तो जब से आपने डिबेंचर्स खरीदे थे ना, तब से आपने ये इक्विटी शेयर्स बेचे, दैट इज योर होल्डिंग पीरियड। मतलब होल्डिंग पीरियड में प्रीवियस असेट एंड करंट असेट दोनों का ऐड करना है। कॉस्ट प्रीवियस असेट की लेनी है इंस्टेड ऑफ ओनर। अरे समझ रहा है? ये समझा तो ही मैं आगे बढ़ूं।
नीचे वाला प्रोविजन ऊपर का ही रिपीटेशन है बस। तुम्हारे हाथ से क्या गया, क्या मिला? अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? इक्विटी शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट थी वो। एंड होल्डिंग पीरियड क्या होगा इक्विटी शेयर का? प्रेफरेंस शेयर्स प्लस इक्विटी शेयर्स। समझा? अब 7th पॉइंट बहुत ही इजी। अब है ना, जैसे आपने सुना हो तो पहले शेयर्स है ना, शेयर्स वो सारे सर्टिफिकेट फॉर्म में आते थे। मतलब कंपनीज आपको शेयर सर्टिफिकेट देता था। अभी क्या हो चुका है, सब सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो चुका है इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज डीमैट फॉर्म। वैसे ही अब आप गोल्ड को भी कन्वर्ट करवा सकते हो इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब आपके पास अगर फिजिकल गोल्ड है, थोड़ा रिस्की होता है फिजिकल गोल्ड भी रखना, यू कैन कन्वर्ट फिजिकल गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। मतलब आपके पास ये आ जाएगा, डीमैट जैसा अकाउंट होता है उसमें गोल्ड का रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड या फिर आपके पास ऑप्शन है कि ईजीआर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू गोल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड टू फिजिकल गोल्ड एंड फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। अगर आप फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट करते हो इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, हम आपको अभी टैक्स नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बेचोगे। या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को कन्वर्ट करते हो इनटू फिजिकल गोल्ड, अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जब आप बेचोगे तब। अरे समझा? तो ये वो प्रोविजन है। यहां पे एक वर्ड आता है वॉल्ट मैनेजर करके। ये पर्सन वो है जिसके पास आप ईजीआर ले सकते हो। सो जाके आप अपना गोल्ड देके उसके पास से ईजीआर ले सकते हो, या फिर ईजीआर देके आप उसके पास से गोल्ड ले सकते हो। अब एक 6th पॉइंट आ रहा है यहां पे, अमालगमेशन। सुनो, समझो एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ये दोनों बंद होके एक नई कंपनी बनी सी लिमिटेड। अब ये कंपनीज जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अमालगमेटिंग कंपनी। आपको अमालगमेशन है ना चैप्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं? अमालगमेटेड कंपनी। अरे यस के नो? हुआ है कि बाकी है? हो गया, इसीलिए नहीं आ रहा है। अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कौन सी कंपनीज हैं? और जो नई कंपनी बनी वो? अब अमालगमेशन के वक्त क्या होगा? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के पास जो भी असेट्स होंगे कहीं से वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? असेट जा रहा है किसके पास से? किसके पास? अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। कब लगेगा? जब अमालगमेटेड बेचेगा तब। और अमालगमेटेड के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी वो असेट की? जो अमालगमेटिंग का कॉस्ट था वो। इजी है। और एक पॉइंट अमालगमेशन को लेके, ए लिमिटेड और क्या बन गए? सी लिमिटेड बन गए। ये दोनों कौन सी कंपनीज हैं? ये। अब समझो ये विनायक जो है ये शेयर होल्डर है किसका? ए लिमिटेड का। मतलब ये कौन सी कंपनी का शेयर होल्डर है? अमालगमेटिंग कंपनी का। अब अमालगमेटिंग कंपनी का शेयर होल्डर है तो ये अमालगमेटिंग के शेयर्स क्या करेगा? सरेंडर करेगा, और बदले में इसको इसके शेयर्स मिलेंगे। ऐसा होता है ना, जिस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो वो कंपनी जब अमालगमेट हो रही है दूसरी कंपनी में, तो इसके शेयर्स आपके हाथ से जाएंगे और नई कंपनी के शेयर्स आपके हाथ में आएंगे। तो जब विनायक आपके हाथ से कौन सी कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं और किसके मिल रहे हैं? हम वो टाइम पे आपको टैक्स, तो टैक्स कब लगाएंगे? ये बेचोगे तब। अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो ये आपके और 2 पॉइंट्स खत्म हो गए अमालगमेशन को लेके। अब हम आते ये पॉइंट के ऊपर। क्या है कॉन्सेप्ट? ये
रिवर्स मॉर्गेज। बोलो क्या कॉन्सेप्ट है? चलो एग्जाम्पल देखो। समझो कि विनायक जो है वो अभी सीनियर सिटीजन हो चुका है। क्या हो चुका है? रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम मेनली इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। बैंक्स की अलग अलग स्कीम्स है रिवर्स मॉर्गेज की। आप सिर्फ गूगल करोगे तो भी आपको अलग अलग बैंक की स्कीम मिल जाएगी, बट इट इज मेनली फॉर सीनियर सिटीजन। अब विनायक एक सीनियर सिटीजन है एंड ही इज ओनर ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी। अब विनायक की है ना एट प्रेजेंट कोई भी इनकम नहीं है कहीं से आ रही है, बस उसके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है और कोई इनकम नहीं आ रही है विनायक को। तो ये कहीं से भी इनकम अर्न नहीं कर रहा है, बट अभी इसको घर तो चलाना है। तो अब ये क्या कर सकता है? तो अब है ना विनायक जा सकता है किसके पास बोलो? बैंक के पास, और ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज करवाएगा। बट मॉर्गेज का यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? मॉर्गेज करके आप बैंक से पैसा लेते हो तो प्रॉपर्टी उसके पास हो जाती है और पैसा आपके पास आता है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आप मॉर्गेज करवाओ प्रॉपर्टी और बैंक आपको क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा एक काम कर विनायक, तू यही प्रॉपर्टी में रह भी, तू ये प्रॉपर्टी में रह, हम तुझे या तो लमसम या तो मंथली अमाउंट देना स्टार्ट करेंगे। समझो ये घर की वैल्यू 5 करोड़ है, तो बैंक कभी भी लमसम में 5 करोड़ नहीं देगा। समझो विनायक को बोलेगा भाई 3 करोड़ ले ले, या फिर हर महीने एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा और बोलेगा भाई ये मंथली ले। अब अगर विनायक को लमसम अमाउंट मिला, लमसम अमाउंट, तो कहना इसे इट्स अ कैपिटल रिसीट, इस पे इसको नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड अगर विनायक को मंथली अमाउंट मिला तो अगेन नो टैक्स अंडर अदर हेड्स ऑल्सो, नो टैक्स अंडर अदर हेड्स। एक सेक्शन बना दिया है सेक्शन नंबर 1043 करके, जिसमें यह अमाउंट एग्जम्प्ट कर दिया है। तो आप विनायक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा रहे हो, आपके पास कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बैंक आपको क्या बोल रहा है कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप वो प्रॉपर्टी में रुको, हम आपको मंथली पैसा देंगे। एंड फिर जैसे ही विनायक की डेथ हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी के सारे राइट्स बैंक के पास चले जाएंगे और विनायक ये प्रॉपर्टी में रुक सकता है। कब तक? जब तक डेथ नहीं होती तब तक। अब समझो कि असेसी जो है उसकी कल उठ के डेथ हो गई, तो अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या कि समझो विनायक जो है उसका कोई भी रिलेटिव आया और वो बैंक को जाके बोलता है कि एक काम करो बैंक, आपका जितना भी पैसा बन रहा है वो आप हमें बता दो। तो ये रिलेटिव जो है विनायक के, उसने 20 लाख रुपया बैंक को दे दिया। ये 20 लाख क्या था? जो पैसा बैंक ने विनायक को दिया था प्लस इंटरेस्ट जोड़ के सब अमाउंट दे दिया। तो ये बैंक क्या करेगा? यही प्रॉपर्टी के जो राइट्स है वो किसको दे देगा? अब रिलेटिव को। और रिलेटिव जो है ना, रिलेटिव, उसके लिए ये असेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो एक तो कॉस्ट टू विनायक, जितने में विनायक ने खरीदा था वो, प्लस और एक चीज ऐड हो जाएगी, अमाउंट पेड टू बैंक, क्योंकि बैंक को अगर अमाउंट पे नहीं करते तो आपको ये प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स नहीं मिलते। एंड दूसरा, समझो कोई विनायक का रिलेटिव है ही नहीं, तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक यही प्रॉपर्टी सेल कर सकता है।
क्या कर सकता है बोलो, सेल। और बैंक को कहना इसे पैसा मिलेगा, जो भी इनकम बैंक को आएगी वो बैंक को क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब है ना यहां पे ना ये टैक्सेबिलिटी को लेके थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है। आपके एक बार मॉड्यूल में लिखा था कैपिटल गेन्स, एक बार लिखा था सिर्फ टैक्सेबल है, कोई हेड मेंशन नहीं किया था। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यू जस्ट राइट के बैंक को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, हेड मेंशन मत करना, क्योंकि इसको लेके मॉड्यूल में एक बार लिखा था कि इट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स, फिर एक बार लिखा था इट इज ओनली टैक्सेबल। फिर आप देखोगे तो इंटर सीए की बुक में अलग आंसर है और फाइनल सीए की बुक में अलग आंसर। इससे अच्छा है बेटर यू राइट टैक्सेबल। अब इस पे ना डिस्प्यूट भी कर सकते हैं, टैक्सेबल होना चाहिए तो होना चाहिए अंडर बिजनेस ऑल्सो। क्यों, क्योंकि बैंक का तो ये काम ही है लोन और सब देना। बट ठीक है, आप सिर्फ इतना ही लिख के आ जाओ टैक्सेबल। इस पे आएगा तो भी थियोरी क्वेश्चन आएगा, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। तो ये आपका नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर के अंदर लास्ट पॉइंट था, क्या, रिवर्स मॉर्गेज। आपकी सारी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स जो है वो यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब पहले अपन गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट लिखेंगे और उसके बाद बाकी की नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स। हो गया ये। रिवोकेबल, हाँ, तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र जो है ना, उसके प्रोविजंस में आपको आगे एक चैप्टर में करवाने वाला हूँ। तो आपको अदर सोर्स चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद एक क्लबिंग करके चैप्टर है, उसमें आने वाला है रिवोकेबल। ये हो गया लिख के। अब आप लोग होल्डिंग सब्सिडरी, ये पॉइंट, अमालगमेशन और कन्वर्जन, रिवर्स मॉर्गेज लास्ट में लिखेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल बनाया था वो। पहले बाकी के पॉइंट्स लिख लो।
रिवर्स मॉर्गेज अपने को लास्ट में लिखना है, पहले अमालगमेशन और ये कन्वर्जन लिख लो। रिवर्स मॉर्गेज, यहाँ पे ध्यान दो अभी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपने को एक डिस्कशन करना है वो है सेक्शन नंबर 50AA। बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, इस पे अभी मई 25 की आरटीपी में क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अमेंडमेंट हुआ है छोटा सा, ध्यान देना। सेक्शन 50AA के अंदर ये 3 असेट्स को कवर किया गया है। पहला कौन सा असेट है? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। कौन सा म्यूचुअल फंड? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर विच डेट? 1 अप्रैल 2023। दूसरा एक असेट है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, एंड तीसरा असेट है अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर्स विच इज ट्रांसफर्ड, रिडीम और मैच्योर्स ऑन और आफ्टर 23rd day of July 2024। पहले वाले में एक्विजिशन होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद। मार्केट लिंक डिबेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स परचेस कभी भी किए हो, रिडीम अगर 23rd जुलाई के बाद हो रहे तो ये प्रोविजन में कवर्ड है। अब अनलिस्टेड बॉन्ड एंड अनलिस्टेड डिबेंचर ये आपको पता है पहले से। एक आ रहा है यहां पे मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। नीचे मार्केट लिंक डिबेंचर का मीनिंग दिया है, बट वहां से आपको क्लैरिटी उतना आएगा नहीं। क्या होता है ये मार्केट लिंक्ड डिबेंचर? तो अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स के मार्केट लिंक डिबेंचर्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर, एक होता है प्रिंसिपल, दिस इज प्रोटेक्टेड था जैसे, तो वहां पे प्रिंसिपल इज नॉट प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर। ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडीज का। इसमें कैसा होता है कि जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर ये कंपनी को समझो अभी 100 रुपया दे रहा है, 100 रुपया, और बदले में कंपनी इसको क्या इश्यू कर रही है? मार्केट लिंक डिबेंचर। और ये डिबेंचर का लाइफ है समझो 3 इयर्स। तो ये समझो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडी है। मतलब क्या? इन्वेस्टर को ऐसा बोला जाएगा कि 3 साल बाद तुझे कंफर्म 100 रुपया तो वापस मिल ही जाएगा, मतलब जो तूने पैसा वो वापस मिलेगा ही। और तेरे रिटर्न्स जो है ना, रिटर्न्स वो हो सकते हैं समझो 0 से लेके 33% के बीच में। ऐसा कंपनी को किसको बोलेगा? इन्वेस्टर को। कब बताएगा? स्टार्टिंग में ही, जब बॉन्ड्स जब डिबेंचर्स क्या किए जाएंगे? इश्यू किए जाएंगे। वो ही टाइम पे कंपनी इन्वेस्टर को बोल देगा कि 0 से लेके 33% रिटर्न है एंड तेरा 100 रुपीज इज प्रोटेक्टेड। मतलब
वो तुझे कंफर्म वापस मिलेगा। अब कंपनी को तो पता ही है क्या कि कंपनी को 100 रुपया देना है। कंपनी क्या करती है, ये 100 रुपए का 2 टुकड़े करती है। समझो एक अमाउंट है 70 और दूसरा अमाउंट है 30। ये 70 है ना, ये लोग सेफ जगह इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे कि 3 साल बाद ये अपने आप 100 रुपया हो जाए। और ये 30 जो इन्वेस्ट करेंगे ना, ये करेंगे इनटू स्टॉक मार्केट, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा। अब तुम्हें तो, ये कंपनी को तो पता ही है कि 100 रुपया इधर से आने वाला ही है, मतलब इन्वेस्टर को तो हम 100 रुपया दे ही सकते हैं। अब ये जो 30 है वो किधर इन्वेस्ट हुआ, अब समझो कि ये 30 का 50 हो गया, 50। तो कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टर को बोलेगी कि ये ले 100 रुपया और ये 50 में से ये ले 33 रुपीज अलग से, मतलब 100 प्लस 33। हम तुझे मैक्सिमम कितना रिटर्न देंगे, 33%। हाँ, अगर समझो यही 30 का समझो 20 हो गया सिर्फ, तो 20 दे देंगे। फिर आ रहा है समझ में ओए, मतलब तुम्हारे रिटर्न्स 0 से लेके 33% के बीच में। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, वो जो प्रॉफिट का जो बैंड रखना है वो तो कंपनी डिसाइड करेगी। तो इस तरह से पैसा दिया जाए। और ये 0 का अगर 100, ये 30 का अगर 0 हो गया तो कुछ भी नहीं देगी कंपनी, उसको 100 रुपया देगी। क्या था ये, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडी। दूसरा आता है कि प्रिंसिपल भी प्रोटेक्ट नहीं होगा, मतलब आपको 100 रुपया भी मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। हाँ, बट उसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा भी होते, क्योंकि सब पैसा आप रिस्क में डाल रहे हो, पूरा स्टॉक में ही डाल रहे हो। सो वो कॉन्सेप्ट है एमएलडीज का। तुम्हें आया समझ में? सो इट्स अ डिबेंचर विच इज लिंक्ड विथ मार्केट, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। और यहां पे आ रहा है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का यहां पे मीनिंग दिया है कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मीन्स अ म्यूचुअल फंड विच invests more than 65% of its total proceeds in debt and money market instrument। मतलब आप इन्वेस्टर हो, आपने पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, और यही म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा मोर देन 65% कहां इन्वेस्ट किया, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो आपके पास जो इन्वेस्टर यूनिट्स होंगे, यूनिट्स, वो होंगे यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। क्या होंगे बोलो, यूनिट्स ऑफ। तो इसके पास जो यूनिट्स है वो है यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन गया। या फिर सेकेंड पार्ट, अ फंड विच इन्वेस्ट 65% और मोर ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इन यूनिट्स ऑफ अ फंड रेफर्ड इन सब क्लॉज ए। मतलब क्या, आप इन्वेस्टर हो, आपने बोलो पैसा किसको दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी को। ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने मोर देन और इक्वल टू 65% दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया, और ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने मोर देन 65% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है। तो ये फंड तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन ही गया, ये फंड भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन गया, और इन्वेस्टर के पास जो यूनिट्स होंगे वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के होंगे। आया समझ में? कितने असेट्स है 50AA के अंदर? 3। पहला, बट वो कवर्ड है अगर आपने परचेज किया है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद। सेकंड कौन सा असेट है? और थर्ड, ये इस साल कवर किया है। अरे ओए, ये इस साल कवर हुआ है। क्या प्रोविजन है पता है 50AA का? बहुत सिंपल, ये 3 असेट्स बेचोगे ना, गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। खत्म प्रोविजन। गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, मतलब ये 3 असेट्स के केस में लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये लोग ने ये तीनों असेट्स को क्या बना दिया है, शॉर्ट टर्म। ये देखो, व्हाट इज नेचर ऑफ कैपिटल असेट, क्या लिखा है, द कैपिटल असेट मेंशन अबाउ आर ऑलवेज डीम्ड टू बी
शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, अकॉर्डिंगली द गेन इज डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ, नीचे एक नोट है, वो तुम्हें पहले से ही आता है, एसटीटी इज नॉट अलाउड। ये तो ठीक है, मैं नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा क्योंकि अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया। आया समझ में? तो तुम्हें याद क्या रखना है, 50AA के अंदर कितने असेट्स हैं? पहला, सेकेंड, थर्ड, ये 3 असेट आप ट्रांसफर करोगे, गेन या लॉस जो भी आएगा वो क्या? शॉर्ट टर्म। यह हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। इधर लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही। एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं और फिर दोनों पॉइंट आप साथ में लिख लेना। ये पॉइंट हो चुका है, सिर्फ रिपीटेशन है। अब ये जो पॉइंट है वो है इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल असेट। अपन ने डेप्रीसिएशन पढ़ा था सेक्शन नंबर 32 में। उसमें पता है पहले मैंने आपको एक फॉर्मेट पढ़ाया था, ओपनिंग WDV, एडिशंस। उसमें 2 पार्ट्स थे, लेस देन 180 डेज एंड अदर्स। याद है? लेस, सोल्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्डेड। तो अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। ऐसा कुछ याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को टोटल 8 एग्जाम्पल्स दिए थे, 8। अब थोड़ा सा याद करो, हम 2 चीजें देखते हैं, नंबर एंड वैल्यू। चलो याद करोगे, 5000 असेट्स थे, 58 लाख वैल्यू थी। 8000 असेट्स आपने खरीदे, 12 लाख वैल्यू। अदर्स वाले कुछ भी नहीं। समझो आपने 13 के 13,000 असेट्स बेच दिए और 90 लाख में बेचे। तो आपके ब्लॉक में असेट्स कितने लास्ट डे पे? नील, 0 हो गए। और वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू -20। तो इसका मतलब अब आपका FVOC यहां पे हो जाएगा 90 लाख। ये 90 लाख लिखेंगे FVOC। मैंने आपको बिजनेस में इसको सेलिंग प्राइस लिखाया था, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? FVOC। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर ब्लॉक? 70 लाख। 20 लाख क्या आ गया? कैपिटल गेन्स। याद आया आपको? नंबर ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ असेट्स। 5000 असेट्स है, 58 लाख वैल्यू। 8000 असेट्स, 12 लाख वैल्यू। आपने 13 के 13,000 असेट्स बेचे और 60 लाख में बेचे। कितने में बेचे हैं? 60 लाख। वापस से नंबर ऑफ असेट्स कितने और वैल्यू कितनी? एंटायर ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड। क्या नहीं से आप यहां पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट, तो ये 10 लाख क्या हो गया आपका? लॉस। कितने में ब्लॉक गया? ब्लॉक की कॉस्ट क्या थी? सो देयर इज लॉस ऑफ कैपिटल लॉस। याद आया? ये दोनों के दोनों केस में मैं लिख सकता हूं ऑल दी असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड। अच्छा, और 2 केसेस, नंबर एंड वैल्यू। 5000 असेट्स, 58 लाख वैल्यू। 8000 असेट्स, 12 लाख वैल्यू। तुमने 10,000 असेट्स बेचे पर समझो 100 लाख आ गया। ब्लॉक में असेट्स कितने? 3000। वैल्यू कितनी? -30 लाख। तुम्हारे पास असेट्स तो है लेकिन वैल्यू नहीं है, क्या करोगे? कैपिटल गेन्स। क्या हो जाएगा? FVOC। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सो देयर इज कैपिटल गेन ऑफ 30 लाख। कुछ याद आ रहा है? एंड लास्ट केस, नंबर ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ असेट्स। 5000 असेट्स, 58 लाख वैल्यू। 8000 असेट्स, 12 लाख वैल्यू। और 10,000 असेट्स आपने बेचे और 50 लाख में बेचे हैं। नंबर ऑफ असेट्स कितने? वैल्यू कितनी? क्या करेंगे? जब तक 2 चीजें पॉजिटिव है तब तक डेप्रीसिएशन। ये याद आया? बस एक ही कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे और ऐड करना है।
जब भी आप कोई डेप्रीशिएबल असेट ट्रांसफर करोगे, बोलो क्या ट्रांसफर करोगे? तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तीन ही केस में कैपिटल गेन या लॉस आ सकता है। डेप्रीशिएबल असेट के केस में यहां पे गेन या लॉस कभी आएगा? जब भी डेप्रीशिएबल असेट के केस में गेन या लॉस आएगा, डेप्रीशिएबल असेट के केस में गेन या लॉस, दिस गेन और लॉस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। डेप्रीशिएबल असेट के केस में जब भी गेन या लॉस आएगा, दैट इज ऑलवेज। अब ऐसा क्यों? आप समझो आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक में कहने से असेट्स आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आपको यही नहीं पता है कि कौन सा असेट कितने टाइम के लिए ब्लॉक में है। आपको पता है ना, मैंने आपको एक ऐसा बताया होगा बॉक्स बना के कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का अपन टुकड़ा बेच देते हैं तो उस पे गेन या लॉस अपन कैलकुलेट नहीं करते जब तक ये दो चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव है, वी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। तो इधर कौन से असेट्स आपके पास ब्लॉक में है ये तो हमें पता ही नहीं है, कब खरीदे कब बेच रहे हो वो भी, कब खरीदे वो असेट्स वो ही नहीं पता है हमें। तो इन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट डाल दिया, क्या कि डेप्रीशिएबल असेट के केस में जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज ऑलवेज, डेप्रीशिएबल असेट के केस में जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे समझा? और इसी रीजन की वजह से आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको एक नोट दिया था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इन फॉलोइंग केसेस। उसमें याद है एक पॉइंट था डेप्रीशिएबल असेट। क्यों नहीं मिलता डेप्रीशिएबल असेट के केस में इंडेक्सेशन? बिकॉज गेन और लॉस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। याद आया? सो आपके अभी दो पॉइंट्स मैंने कवर किए, एक डेप्रीशिएबल असेट और एक सेक्शन 50AA। अब आप क्या करोगे, पहले 50AA लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फोर्थ पॉइंट लिखोगे। अपने को सिर्फ इतना ही जानना है कि ये तीन असेट्स जब भी बेचोगे तब क्या है, शॉर्ट टर्म, बस। डन। अब ये डेप्रीशिएबल असेट के एग्जांपल्स। अब यहां पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडवांस मनी। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, इसके पास एक असेट है जो इसने 2-3 में खरीदा था। यह असेट की कॉस्ट 10 लाख रुपया है। इसने मिस्टर बी के साथ एक अग्रीमेंट किया जहां पे ये प्रॉपर्टी बेचेगा एंड कंसिडरेशन डिसाइडेड था 80 लाख। 12-13 में डिसाइड हुआ था। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दे दिया था, एडवांस दिया था 2 लाख रुपए का, और बाकी का पैसा मिस्टर बी ने बोला था मैं थोड़े टाइम में अरेंज करके देता हूं। थोड़े टाइम बाद मिस्टर बी आया और मिस्टर बी ने बोल दिया कि अब मैं ये डील कैंसल कर रहा हूं, मुझे तुझसे ये प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है। तो अब मिस्टर ए क्या करेगा, तो मिस्टर ए जो है वो एडवांस मनी जो उसको मिला था कहने से वो खुद ही रिटेन कर लेगा।
रिटेन मतलब समझ में आता ना, फोरफिट कर देगा, वापस थोड़ी देगा अभी। तो अब क्वेश्चन आता है, ये जो एडवांस मनी मिस्टर ए ने रिटेन किया है, ये एडवांस मनी का क्या करना है। समझो अगर डील हो जाती तो बैलेंस 78 लाख मिस्टर बी मिस्टर ए को पे कर देता और मिस्टर ए का एफईओसी हो जाता 80 लाख, तो वो 2 लाख रुपया एफईओसी का पार्ट बन जाता। बट अभी तो डील हुआ, तो ये 2 लाख रुपए का क्या करना है। तो अब प्रोविजन सुनते क्या है, एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड एंड retained by assessee is to be deducted from cost of acquisition। ये लिखा है सेक्शन नंबर 51 में कि मिस्टर ए, जो भी एडवांस मनी आपने फोरफिट किया है वो आप माइनस कहां से करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। अब मिस्टर ए ने फिर ये प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए नहीं बेचा और फिर समझो ये असेट गया मिस्टर सी को, कब, ऑन 20 जून 2024। और मिस्टर सी से डील होने के बाद मिस्टर ए को क्या मिल गया, कंसिडरेशन मिल गया 2 करोड़ का। तो 12-13 में फिर डील नहीं हुआ और ये डील डायरेक्टली हुआ इन 24-25। अब पहले तो मैं आपको नंबरिंग करके इवेंट्स क्या क्या हुई वो बता देता हूं। पहला, मिस्टर ए ने असेट खरीदा, दूसरा इसने मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट किया और तीसरा मिस्टर बी से उसने एडवांस रिसीव किया, चौथा डील कैंसिल हुआ, पांचवा इसने एडवांस मनी को रिटेन किया, वापस अग्रीमेंट हुआ और फाइनली कंसिडरेशन आ गया। अब टैक्स किसको लगने वाला है, यहां पे मिस्टर ए को टैक्स लगेगा। तो क्वेश्चन ये आ रहा है, मिस्टर ए को टैक्स लगेगा इन अ ईयर 24-25 अंडर कैपिटल गेन्स। मिस्टर का एफवीओसी क्या हो जाएगा, एफवीओसी तो वो तो बहुत इजी है, 2 करोड़ हो जाएगा। मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड क्या होगा, 2-3 से लेके 19 जून 2024। तो यहां से क्या पता चलता है, असेट मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे, ICOA, जरा फॉर्मूला बताओ ना, इनटू ईयर ऑफ डिवाइड बाय ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। इधर याद हो तो इट वॉज एक्विजिशन और 1-2 विच एवर इज लेटर। अरे 1-2 के पहले असेट खरीदा है तो 1-2 का लेंगे ना। अब कॉस्ट क्या आएगी आपकी, तो मैं बोल सकता हूं आपकी कॉस्ट हो जाएगी 8 लाख। क्यों 8 लाख, 10 लाख माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 23 का इंडेक्स नंबर दैट इज 105। अरे आ रहा है समझ में। तो आपकी कॉस्ट कैसे अपन ने निकाली, तो इट इज ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 10 लाख माइनस एडवांस मनी कितना 2 लाख, कितना बच गया 8 लाख। ये आया आपको समझ में। अब ये वाले केस में ना, ये वाले केस में गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उसका एक नुकसान हुआ है। ये वाले केस में क्या नुकसान हुआ है आप बता सकते हो मुझे, गवर्नमेंट का नुकसान, गवर्नमेंट का कुछ तो नुकसान हुआ है इसमें। क्या नुकसान हुआ है बोल सकते हो।
तो 2 लाख तो 2 लाख पे ही तो मिल रहा है टैक्स तो मिल ही रहा है ना 2 लाख रुपए पे। मतलब हाँ, तो वो तो ऐसे डिपार्टमेंट के लिए फायदा हो गया ना। मैं तो बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है मैं बोल रहा हूँ। क्या नुकसान है? ये 12-13 में मिला 2 lakhs गवर्नमेंट को, अपन ने इस पे टैक्स कौन से ईयर में दिया? 24-25 में। तुम समझो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आता है तुम्हें? 2 लाख रुपया आपको मिल चुका, कब? बट आपने गवर्नमेंट को टैक्स उस पे 24-25 में दिया। आपने टैक्स तो दिया है, क्यों? क्योंकि आपने 8 लाख को कॉस्ट बना दिया है। आपकी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। रिवाइज करके कितनी हो गई? 8 लाख। तो आपने टैक्स तो दिया, आपका गेन बढ़ गया, बट कहने से गवर्नमेंट को टैक्स मिला, लेकिन लेट मिला, लेट मिला है टैक्स। तो ये गवर्नमेंट का क्या है? नुकसान। अपना भी एक नुकसान है। क्या? तुम समझो, अपने को ऐसा नहीं बोला कि 10 लाख को इंडेक्स करो और फिर 2 लाख माइनस करो, मतलब वो 2 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिला। अपना नुकसान, गवर्नमेंट का फायदा, गवर्नमेंट का नुकसान, अपना फायदा। तो इधर एक नुकसान है गवर्नमेंट का, क्या? 2 लाख पे टैक्स लेट मिल रहा है। मतलब जिस साल में एडवांस को फोरफिट किया गया है वो ईयर में नहीं मिल रहा है टैक्स, तो कब मिल रहा है? जिस साल में असेट ट्रांसफर हुआ। जिस साल में असेट क्या हुआ है दोस्तों? ये पहला नुकसान है गवर्नमेंट का। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मिस्टर ए ने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी इन अ ईयर 2-3। उसने अग्रीमेंट किया विथ मिस्टर बी, जहां पे कंसिडरेशन डिसाइडेड था 80 लाख। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दिया और फिर डील कैंसल कर दी। मिस्टर ए ने यही एडवांस मनी, बोलो क्या कर लिया? बोलो क्या कर लिया? और फिर मिस्टर ए ने फाइनली मिस्टर सी के साथ डील की ऑन 20 जून 24, और सी से उसको कंसिडरेशन मिल चुका है 2 करोड़ का। ऊपर वाले केस में और ये वाले केस में सिर्फ एक ही चेंज, इधर एडवांस 13 लाख था। कितना था? 13 लाख। ऊपर कितना था? 2 लाख। यहां पे कितना है? 13 लाख। पहले मिस्टर ए ने घर खरीदा या सेट खरीदा, अग्रीमेंट किया, एडवांस आया, डील कैंसिल हुआ, एडवांस रिटेन हुआ, वापस से अग्रीमेंट हुआ और पैसा आ गया। अब मिस्टर ए को टैक्स तो लगेगा। कौन से ईयर में लगेगा? कौन से हेड में लगेगा? मिस्टर ए का एफवीओसी क्या हो जाएगा? मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 2-3 से लेके 19 जून 24 तक। तो असेट क्या बन चुका है? कॉस्ट माइनस करेंगे कि इंडेक्स करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट कितनी है आपकी? कॉस्ट पहले तो असेट की 10 लाख,
माइनस क्या करोगे इसमें से? एडवांस कितना मिला है आपको? 10 लाख की तो माइनस कर पाओगे ना। रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी हो गई? और इसको आप इंडेक्स करोगे तो भी क्या आ जाएगा? तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? नील के बराबर। अब इसमें तुम्हें समझ में आ रहा हो तो गवर्नमेंट का और एक नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का? 3 लाख पे 3 लाख पे टैक्स ही नहीं मिला। अरे समझा? पहला नुकसान क्या था गवर्नमेंट का? वो तो अभी भी हो रहा है, बट उसके अलावा और एक नुकसान हो गया, 3 लाख पे टैक्स नहीं मिला। सो जब एडवांस मनी फोरफिटेड इज, बोलो हाँ, इज मोर देन, तो ऑन एक्सेस एडवांस मनी कहने से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। सब लोग अग्री कर रहे हो? बट ठीक है, जो प्रोविजन है वो फॉलो करना है अपने को। गवर्नमेंट का नुकसान है तो अच्छा ही है, अपना तो फायदा ही है। सो ये अग्रीमेंट, अच्छा इधर अग्रीमेंट की डेट सेम ही थी, 12/13। अभी थर्ड केस बराबर से देखना, क्योंकि ये केस जो आपको करवाने जा रहा हूं ये सीए, सीएस, सीएमए सबके बुक में है ये केस, ध्यान देना। थर्ड केस बराबर से समझो। मिस्टर ए है, इसने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी इन अ ईयर 2-3। अब इसने एक अग्रीमेंट किया विथ मिस्टर एक्स इन अ ईयर 5-6। कौन से ईयर में अग्रीमेंट हुआ? 5-6 में अग्रीमेंट किया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को एडवांस दिया था, एडवांस 2 लाख रुपए का। कितने का एडवांस था? 2 लाख। और उसके बाद मिस्टर एक्स ने डील क्या कर दी? कैंसल। तो मिस्टर ए ने एडवांस मनी को रिटेन किया। फिर मिस्टर ए ने यही असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया इन अ ईयर 7-8, और मिस्टर बी से कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं आया। मतलब क्या हो गया? ये गिफ्ट दे दिया, बराबर। उसके बाद मिस्टर बी को जब ये असेट मिला, कौन से ईयर में? तब ये असेट की मार्केट वैल्यू थी 50 लाख। फिर मिस्टर बी ने मिस्टर वाई के साथ अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 12-13। मिस्टर वाई से मिस्टर बी को एडवांस मिला, कितने का? 3 लाख का। फिर इसने भी डील कैंसल कर दी और इसने एडवांस मनी को रिटेन कर दिया। फिर मिस्टर बी ने मिस्टर सी के साथ डील किया ऑन 20 जून 24, और यहां से कंसिडरेशन आया 2 करोड़ का। अब पहले तो मिस्टर ए ने असेट खरीदा, अग्रीमेंट हुआ, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ, और फिर एडवांस रिटेन हुआ, असेट गिफ्ट दिया, वापस से अग्रीमेंट हुआ, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ,
एडवांस रिटेन हुआ, वापस डील हुआ और कंसिडरेशन आ गया। बराबर। अब ये वाले केस में टैक्स किसको लगेगा? पहले तो मिस्टर बी को लगेगा, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ असेट बाय ए टू बी इज बाय अ वे ऑफ गिफ्ट, जो आज ही हमने पढ़ा, इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। सो हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अ ईयर 24 अंडर द हेड कैपिटल गेन्स? क्या होगा एफवीओसी ऑफ मिस्टर बी? बोलो। 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़। चलो ठीक है। अब मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड क्या देखने का? होल्डिंग पीरियड 7-8 से के स्टार्टिंग से 2-3 से लेके 19th जून 24। असेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। अब हम लोग इधर पहले तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में मैं लिख सकता हूं, अगर हम एक्ट फॉलो करेंगे, एक्ट, तो 7-8 से लेके 24-25 तक इंडेक्सेशन मिलेगा। और अगर अपन ये फॉलो करेंगे तो 2-3 से 24-25 मिल जाएगा। बट अब पहले अपन क्या डिसाइड करते हैं? कॉस्ट कितनी मिस्टर बी की? तो अपन नॉर्मली कॉस्ट किसकी लेते हैं यहां पे? ए की जो कॉस्ट थी वो, तो ए ने कितने में खरीदा था ये असेट? 10 लाख। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? एडवांस मनी। कितना एडवांस मनी माइनस होना चाहिए? 2 लाख, 3 लाख के 5 लाख? क्या लग रहा है? 2, 3, 5। हाँ, कितना माइनस होना चाहिए? हाँ, 2 लाख, 3, 5, 3। एक बार प्रोविजंस देखना है आप लोगों को। कितना? हाँ, पक्का? आंसर इज 3 lakhs। यस यस नहीं, तुक्का ही मारा है तुम लोगों। यस यस मत करो। हाँ, आंसर इज 7 lakhs। वो आपका रिवाइज्ड आंसर, मतलब रिवाइज्ड कॉस्ट हो गया। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ ये वाले केस में। कुछ लोग 5 lakhs भी बोल रहे थे। अब थोड़ा दिमाग चलाओ। मैं मिस्टर ए हूं, तुम मिस्टर बी हो, और समझो ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी के कहने से ओरिजिनल पेपर्स होंगे मेरे पास। ओरिजिनल पेपर्स में ये प्रॉपर्टी का प्राइस क्या लिखा होगा? 10 lakhs। अब मैं अगर आपको यही प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे को आपको ओरिजिनल पेपर्स देने पड़ेंगे, प्लस मैं एक गिफ्ट डीड बनाऊंगा। वो गिफ्ट डीड भी इसके साथ आपको दूंगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अब जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा प्रीवियस ओनर को एडवांस मिला था। अरे यार, आपके पास तो पेपर ओरिजिनल है जिसमें कॉस्ट 10 लाख लिखी है। और तुम थोड़ा सोचो, मैं जब तुम्हें ये प्रॉपर्टी दूंगा तो ये बोलूंगा ये ले भाई पेपर, और उसके साथ साथ ये भी बोलूंगा कि ये ले 2 लाख एडवांस? ऑब्वियसली नहीं। मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूं ना। अरे यार, तो तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि तुम्हें प्रीवियस ओनर को एडवांस मिला है। तो अब ये वाले केस में गवर्नमेंट का और एक नुकसान हो गया। 2 लाख पे टैक्स ही नहीं मिला। मतलब ये प्रोविजन में गवर्नमेंट का नुकसान बहुत ज्यादा है। पहला नुकसान क्या था गवर्नमेंट का?
टैक्स लेट मिलना। दूसरा नुकसान, एडवांस मनी अगर कॉस्ट से तो एक्सेस अमाउंट पे। और तीसरा नुकसान, प्रीवियस ओनर ने अगर एडवांस मनी फोरफिट किया है कहने से उस पे टैक्स नहीं मिलेगा। तीन नुकसान, पहला लेट मिलना टैक्स, दूसरा एडवांस इज मोर देन कॉस्ट तो एक्सेस पे टैक्स नहीं मिलना, और तीसरा प्रीवियस ओनर ने अगर एडवांस फोरफिट किया तो टैक्स नहीं मिलेगा। ये बराबर। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये वाला जो प्रोविजन है वो रखा अप टू 31 मार्च 2014। और इसीलिए तुम देखो मेरे सारे एग्जाम्पल में एडवांस कब फोरफिट हो रहा है, 12-13 मैंने डेट रखी हुई है सब जगह पे, बराबर। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऑन और 1/4/14 प्रोविजन क्या है। तो एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड एंड रिटेन्ड बाय assessee, बहुत सिंपल प्रोविजन, इज नाउ टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां टैक्सेबल कर दिया है? एक सेक्शन है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9, उधर इसको टैक्स कर दिया है। तो अब तुम देखो जितने भी गवर्नमेंट के नुकसान थे वो सारे हट गए, क्योंकि अब तो आपको एडवांस मनी पे टैक्स डायरेक्टली कहां लगेगा? अदर सोर्स में। कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में आप फोरफिट करोगे। अगर तुम्हारी कॉस्ट 10 लाख है पर एडवांस 13 लाख है तो टैक्स कितने पे लगेगा? अब 13 लाख। कोई भी फोरफिट करे, प्रीवियस ओनर करे या करंट ओनर करे, तो सब पे टैक्स। तो क्या ओल्ड प्रोविजन भी याद रखना है? यस। क्यों? क्वेश्चन में अब अपने लिए क्या रेलेवेंट हो जाएगा? डेट, कि कब पैसा फोरफिट हुआ है। अगर पैसा फोरफिट हुआ है अप टू 31 मार्च 2000 तो आपको उसको कॉस्ट में से कम करना पड़ेगा। एंड अगर पैसा फोरफिट हुआ है ऑन और आफ्टर, लाउडर, तो उसको टैक्स करना पड़ेगा अंडर। कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जाएगा कि एक बार डील हुआ, कैंसिल हुआ, दूसरी बार भी डील हुआ, कैंसिल हुआ, और तीसरी बार फिर डील हुआ। पहला डील जो कैंसिल हुआ था वो 31 मार्च 14 के पहले था। दूसरा डील जो कैंसिल हुआ वो 31 मार्च 14 के बाद हुआ था। तो जो पहले वाला एडवांस फोरफिट हुआ रहेगा वो कॉस्ट में से कम होगा, और दूसरा वाला एडवांस अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, और वो जो पहला वाला एडवांस था उसको ही बस कॉस्ट में से लेस करना है। समझा कि नहीं समझा? प्रोविजन इतना ही है। एडवांस कब फोरफिट हुआ वो देखो, 31 मार्च 14 तक हुआ है तो कॉस्ट में से कम करो, और अगर 1/4/14 ऑनवर्ड्स हुआ है तो अदर सोर्स में टैक्स कर दो उसको। समझा? तीनों एग्जांपल्स क्लियर है आप लोगों को? चलो लिख लेंगे आप लोग।
हो गया? बाजू में से लिख लो अभी आप, इधर हो गया देखिए ऐसे में। हो गया ये? डन? चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 7.7। आ गया आंसर? इसमें जो सॉल्व किया है वो किया गया है एज पर मंजुला जेशा। तो यहाँ पे आपको
आंसर में मंजुला जे शाह का रेफरेंस देना पड़ेगा सर, बराबर। और अगर आप एक्ट के हिसाब से कर रहे हो तो कितना आ रहा है आंसर? किसी ने किया है? पता भी नहीं था ना करना है, पता था, बट तुमने मंजुला जे शाह फॉलो किया है, ये आया तुम्हारा आंसर। और टोटल इनकम ये प्लस 20 lakhs, ये टोटल इनकम हो जाएगी। एंड अगर ये असेट आपने बाद में बेचा है, पता है ना क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछा ही है, तो फिर क्या हो जाएगा? इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, और इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो आपका आंसर चेक कर लो ना सिर्फ एक बार, 4270 आ रहा है और टोटल इनकम 6270। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो कब फोरफिट हुआ था? ईयर 22 में हुआ था, तो वो ऑलरेडी टैक्स हो चुका रहेगा। आपको करंट ईयर की इनकम बतानी है ना, 24-25 की, ये तो 22-23 में फोरफिट हो चुका रहेगा, तो उस साल में टैक्सेबल हो चुका है। एडवांस अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव्ड बाय मिसेस एक्स इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज इन ईयर 22-23। ए बराबर। चलो ये समझा इतना? मैंने आपको कल ही एक बार टैक्स रेट्स रिवाइज करवाए थे। अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक परसों है, परसों मुझे टैक्स रेट्स पे डिस्कशन करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई है वहाँ पे। तो टैक्स रेट वाला जो अपना फर्स्ट लेक्चर था वो एक बार रिवाइज करके आना है। क्लियर? चलो बाय बाय फ्रेंड्स।